हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा और आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। हमारा चैप्टर है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और उसकी जो डिटेल स्टडी है, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन है, उसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन का ये पार्ट 2 है। सेल मेम्ब्रेन के इस पार्ट 2 के अंदर हम लोग पढ़ने वाले फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन और ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल क्या है, किसने प्रपोज किया था, इसके फायदे क्या है। तो सबसे पहले फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल को प्रपोज किसने किया था? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने 1972 में। मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉडल है, इम्प्रूव्ड मॉडल जो है, ये उसको वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सेप्ट किया गया है। इसको वाइडली एक्सेप्टेंस मिली हुई है। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। क्यों एक्सेप्टेड है? ये मॉडल एग्जैक्टली क्या शो करता है, सेल मेम्ब्रेन के कौन से फीचर्स या प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, वो हम समझते हैं। एक्चुअली में फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल एक तरीके से सेल मेम्ब्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज को दिखाता है। उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी पे हमने इसका नाम फ्लूइड मोज़ेइक रखा है। चलिए वो देखते हैं कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है और क्यों इसका नाम फ्लूइड मोज़ेइक पड़ा। की पॉइंट्स क्या थे? सिंगर और निकोलसन ने जो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल प्रेजेंट किया था, उसके की पॉइंट्स में उन्होंने बताया कि लिपिड जो होते हैं वो क्वासी फ्लूइड नेचर के होते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लिपिड ही होते हैं। ये पूरा जो पहला लेयर है और ये दूसरा लेयर है वो लिपिड से ही बना। यहाँ पर जो कुछ भी आपको येलो येलो गोले दिख रहे हैं यहाँ पर राउंड राउंड, वो सब कुछ लिपिड से बना है। ये लिपिड मोलेक्यूल्स क्वासी फ्लूइड नेचर को शो करते हैं। क्वासी फ्लूइड नेचर का मतलब क्या होता है? यहाँ इसका मीनिंग ये है कि ना कंप्लीटली ये सेल मेम्ब्रेन सॉलिडिफाइड है, ना कंप्लीटली ये फ्लूइड फॉर्म में है, ये सेमी फ्लूइड कंडीशन में है, जैसे कि जेली। जेली जैसी कंसिस्टेंसी लिपिड मोलेक्यूल्स दिखाते हैं। इस वजह से ये जो प्रोटीन मोलेक्यूल्स है वो लिपिड के बीच में बंध नहीं जाते, वो मूवमेंट कर सकते हैं। इस फीचर की वजह से प्रोटीन जो है वो लेटरल मूवमेंट्स कर सकते हैं बाई लेयर के अंदर, क्योंकि लिपिड्स ने इन प्रोटीन्स को कंप्लीटली बाउंड नहीं कर रखा है, बांध नहीं रखा। लिपिड का जेली जैसा नेचर प्रोटीन को थोड़ी सी मूवमेंट आसपास करने की परमिशन देता है, और इसी वजह से इस मॉडल का नाम हमने फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल रखा है। कई लोग इस मॉडल को दिखाने के लिए ये भी करते हैं कि एक तरीके से आप मान लीजिए कि लिपिड का भरा हुआ ओशन है और उसके अंदर प्रोटीन के बने आइसबर्ग तैर रहे हैं। ये जो मॉडल है वो शो करता है कि जेली लाइक कंसिस्टेंसी जो है, या इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो सेल मेम्ब्रेन के पास है, उसी की वजह से प्रोटीन्स को मूवमेंट करने के लिए एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये जो सेमी फ्लूइड कंसिस्टेंसी, क्वासी फ्लूइड नेचर है, और कह सकते हैं कि जेली लाइक कंसिस्टेंसी वाला जो सेल मेम्ब्रेन का नेचर है, जो उसे लिपिड की वजह से मिला है, उसके बहुत सारे फायदे हैं, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इसी प्रॉपर्टी के जरिए हम कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको समझा सकते हैं कि सेल का ग्रोथ कैसे होता है, सेल किस तरीके से, खास करके WBC कैसे वायरस को या फिर बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेते या निगल जाता है, सेल का डिवीजन क्यों हो पाता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आती है, वही ये फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल हमें समझाता है। उससे पहले देख लेते हैं कि इस नेचर को क्या कहते हैं। ये जो मूवमेंट करने की प्रॉपर्टी है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्लूइडिटी। प्रोटीन मोलेक्यूल्स की लिपिड के विदिन जो मूवमेंट करने की प्रॉपर्टी है, उसे हम फ्लूइडिटी कहते हैं। इस फ्लूइडिटी के बड़े फायदे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से फायदे हैं। सेल मेम्ब्रेन और सिंगर निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल में दिखाया कि सेमी फ्लूइड या तो फिर जेली लाइक कंसिस्टेंसी जो सेल मेम्ब्रेन की है, उससे बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। ये जो फ्लूइड नेचर है सेल मेम्ब्रेन का, उससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। तो क्या फायदे होते हैं? सबसे पहला फायदा है सेल का ग्रोथ। देखिए सेल जो होता है वो छोटा होता है, और सेल जब ग्रोथ करके बड़ा होता है तो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर प्रेशर आता है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल की तरह रिजिड होती तो कभी एक्सटेंड नहीं होती। ये बलून की दीवार जैसी है, जितना पानी भरोगे उतना वो बलून फूलेगा। पर अगर वो रिजिड होगी तो फिर शायद ये सेल कभी इस तरीके से ग्रो नहीं हो पाता और एक्सटेंड नहीं हो पाता। इजीली सेल, एनिमल सेल खास करके इस तरीके का ग्रोथ कर पाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होता है आउटर बाउंड्री के फॉर्म में।
और जो कि फ्लेक्सिबल और इलास्टिक है, एक तरीके से बलून में जैसा रबर होता है उसी तरीके से। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन। हम जानते हैं कि आपस के जो नेबरहुड में जो सेल्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच में कनेक्शन होता है और ये कनेक्शन फ्लूइड नेचर की वजह से बेटर वे में बिल्ड होता है। और ये जंक्शन जो है सेल का अपने आसपास के दूसरे सेल्स के साथ, जैसे हमारे नेबरहुड में हमारे रिलेशन है, कोई चीज़ की ज़रूरत होती है हम वहाँ मांगने जाते हैं, उस तरीके से ये आसपास के सेल्स भी मटेरियल्स को एक्सचेंज करते हैं। और ये एक्सचेंज काफ़ी ईजी रहता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर दिखाता है या फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी दिखाता है जेली लाइक कंसिस्टेंसी की वजह से। सिक्रीशन करने में भी बहुत आसानी रहती है। सेल कहते हैं कि हम केमिकल फैक्ट्री है, ये कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते ही रहते हैं और उनसे जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ है वो हमें बाहर रिलीज करना होगा। और उसे बाहर रिलीज करने के लिए ही हमारे पास सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है वो ये है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड नेचर दिखाता है। उसकी फ्लूइडिटी की वजह से हम इजीली सेल के बनाए हुए केमिकल्स को बाहर रिलीज करवा सकते हैं। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस किस प्रोसेस को कहते हैं? जैसे अमीबा जूठे पैर बनाता है, देखो ये मैं सूडोपोड बना रहा हूँ, इस तरीके के सूडोपोड बनाता है। और WBC जो हमारा होता है वो भी ऐसे सूडोपोड बनाता है और फिर निगल जाता है ऐसे वायरस या बैक्टीरिया को अपने अंदर। फिर ये जो सूडोपोड होता है वो आपस में ऐसे फ्यूज हो जाते हैं। और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है। अगर ये रिजिड होता तो ऐसे सूडोपोड बन ही नहीं पाते, क्योंकि सेल वॉल कैसी रिजिड है, वो अपनी जगह से कभी नहीं हिल पाती। तो यहाँ पर भी ऐसे सूडोपोड्स नहीं बन पाते। ये सूडोपोड्स बन पा रहे, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है फ्लूइडिटी या फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये एंडोसाइटोसिस हमने देखा। एंडो मतलब अंदर की तरफ निगल जाने की प्रोसेस है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में भी आप पढ़ेंगे कि जैसे दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। सपोज यहाँ पर एक न्यूक्लियस बन चुका है, एक न्यूक्लियस यहाँ बन चुका है। न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होने के बाद अब सेल को साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना होता है। उसके लिए उसे यहाँ पर ऐसी फरो बनानी पड़ती है और फिर धीरे धीरे ये फरो डीप होती चलती जाती है और आपस में जुड़ जाती है। ये फरो इसलिए यहाँ बन पाती है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक है। सेल वॉल में ऐसी फरो नहीं बन सकती क्योंकि वो रिजिड है। अगेन डिवीजन बेटर वे में हो पाता है एनिमल सेल में, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल फ्लूइड नेचर है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये सबसे बड़ा फायदा है सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी जो है या फ्लूइडिटी जो है या फ्लूइड नेचर जो है, क्वासी फ्लूइड नेचर जो है या फिर जेली लाइक जो नेचर है, उससे हमें इतने सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। यही मॉडल शो कर रहा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने फ्लूइडिटी नाम की जो प्रॉपर्टी है उसे शो किया और उसी की वजह से हम समझ पाए कि ये सारे फंक्शन जो है वो सेल किस तरीके से इतने बेटर वे में कर पा रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हमें बेटर वे में मिल गई। तो ये जो यहाँ तक का पॉइंट था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का था। और अब हम आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन का अब लास्ट टॉपिक है और उसका लास्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। सेल मेम्ब्रेन का एक काम है ट्रांसपोर्टेशन, वो चौकीदार की तरह काम करता है। सेल मेम्ब्रेन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, कुछ चीज़ों को अंदर एंट्री देता है और सेल के कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर एग्जिट करते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। यहाँ क्या होगा, यहाँ या तो कोई मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिट करेगा या तो कोई मॉलिक्यूल जो है वो अंदर एंट्री लेगा। एंट्री और एग्जिट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो केमिकल मॉलिक्यूल्स का एक तरीके से गार्ड है। वो कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है, कुछ चीज़ों को अंदर नहीं आने देता। इसी वजह से हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है सिलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स को परमिशन नहीं देता, ये परमिशन देता है सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को। जिन मॉलिक्यूल्स को, जिन केमिकल मॉलिक्यूल्स को वो सिलेक्ट करता है, वही सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को परमिशन है उसके अंदर आने की या फिर सेल को छोड़ के बाहर जाने की। इसलिए आपको याद रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन में सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर वो है सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सिलेक्टेड जो मॉलिक्यूल्स होंगे वही सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे। सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन टाइप्स,
तो मेनली ट्रांसपोर्टेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट, आपको फिगर में दिखाया है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अगेन टू टाइप्स हैं, सिंपल डिफ्यूजन, पर जब सिंपल डिफ्यूजन वाटर मोलिक्यूल्स में होता है तब हम उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। एक तरीके से सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सेम चीज़ ही है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये तीन टाइप्स हैं, सब टाइप्स। और सेकेंड जो टाइप है ट्रांसपोर्टेशन का वो एक्टिव टाइप है। आपको यहाँ पर दोनों दिखाए हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट इज पैसिव, सेकेंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसे नाम क्यों इसको दिए गए, और बहुत साफ है। अब देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम इसलिए यहाँ एक्टिव है क्योंकि उसमें एटीपी यूज होता है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में कहीं पर भी एटीपी का यूज नहीं होता। क्रॉस कर रहा हूं मैं, जिसका मतलब है नहीं होता। पैसिव मतलब ही जिसमें एनर्जी नहीं चाहिए, एक्टिव दैट मीन्स इसमें एनर्जी चाहिए। तो ये मेन डिफरेंस है पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच का। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट की पहले डेफिनेशन देखते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे कहेंगे? मोलेक्यूल्स मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मोलेक्यूल्स मूव कर रहे पर विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। खास याद रखिए कि यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोलेक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है पर यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे हर एक ट्रांसपोर्टेशन को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। जैसे डिफ्यूजन, तो वो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, उसमें भी मोलेक्यूल्स विदाउट एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है क्योंकि उनमें भी एटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एनर्जी की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले देखते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन किसे कहते हैं? सिंपल डिफ्यूजन मतलब जो न्यूट्रल सोल्ट्स होते हैं, खास याद रखिए न्यूट्रल सोल्ट्स मतलब ऐसे सोल्ट्स जो ना तो पॉजिटिवली चार्ज है ना तो नेगेटिवली चार्ज है, जो चार्ज के हिसाब से न्यूट्रल है, सिर्फ वही सोल्ट्स यहाँ से मूव कर पाएंगे। और अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा? ये मोलेक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएगी, इनकी मूवमेंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो हायर से लोअर रहेगी। फिगर में देखिए, ये मोलेक्यूल्स यहाँ सबसे ज़्यादा अमाउंट में है सेल के बाहर। अब मैं लिख देता हूँ, ये सेल का आउटर पोर्शन है और ये सेल का इनर पोर्शन है। सेल के बाहर ये ज़्यादा अमाउंट में थे और वहाँ से ये कहाँ आएंगे? रूल कहता है कि ये अपने हायर कंसंट्रेशन से ऑलवेज लोअर की तरफ आएंगे। और कोई भी मटेरियल जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसे एनर्जी नहीं चाहिए। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की इस ढलान को, इस डिफरेंस को कंसंट्रेशन के या ग्रेडियंट को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉलो होगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी मटेरियल अपने हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की तरफ जाता है, इसे ही हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। पर सिंपल डिफ्यूजन के अंदर एक और पॉइंट हमें याद रखना है कि सिंपल डिफ्यूजन में मोलेक्यूल्स सीधे कहाँ से पास होते हैं? तो यहाँ मैं एक अलग से इमेज बना रहा हूँ, ये है लिपिड के मोलेक्यूल्स। ये लिपिड मोलेक्यूल्स, जनरली हम लिपिड के बाई लेयर्स को दिखाते हैं। ये दूसरा लेयर भी बना लेते हैं लिपिड का। लिपिड मोलेक्यूल्स के बीच की जो स्पेस होती है, यहाँ से सिंपल डिफ्यूजन में मोलेक्यूल्स पास होते हैं। यहाँ से सिर्फ वही मोलेक्यूल्स पास हो गए जो न्यूट्रल है। खास याद रखें, न्यूट्रल है, उसके साथ साथ जो स्मॉल भी होने चाहिए, काफ़ी स्मॉल मोलेक्यूल जो होते हैं वही यहाँ से पास हो पाते हैं। और अगेन यहाँ मोस्टली वो मटेरियल जल्दी से पास हो जाते हैं जो लिपिड सॉल्यूबल है। लिपिड सॉल्यूबल मटेरियल इजीली यहाँ से निकल जाते हैं। खास करके मैं अगर बात करूँ तो इस तरीके का सिंपल डिफ्यूजन मोस्टली करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जैसे गैसेस का जो एक्सचेंज हमारी बॉडी में होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के फॉर्म में ही होता है कि सेल के अंदर ब्लड से ऑक्सीजन इस तरीके से एंटर हो जाता है और CO2 इसी पाथ को यूज करके बाहर आ जाता है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जिससे आप बेटर वे में सिंपल डिफ्यूजन को समझ सके।
तो ये हमने देखा पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक सिंपल टाइप जिसका नाम है सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का जनरल मीनिंग होता है कि किसी भी मटेरियल या केमिकल या उसके मोलेक्यूल्स हायर अमाउंट से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ आएंगे। इसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक और टाइप है जो मैंने आपको बताया था कि सिंपल डिफ्यूजन ही है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन ही वाटर करता है, पर वाटर मोलेक्यूल्स के मूवमेंट के लिए हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और कुछ नहीं है, ऑस्मोसिस भी वाटर मोलेक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है, पर सिर्फ मोलेक्यूल वाटर के है, इसलिए यहाँ पर स्पेशल वर्ड हमने यूज किया है, ऑस्मोसिस। यहाँ पर भी सेम वही होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मटेरियल की मूवमेंट। इसलिए कहते हैं कि ऑस्मोसिस और कुछ नहीं है। ऑस्मोसिस एक तरीके से देखो तो सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का जो सिंपल डिफ्यूजन है उसके लिए एक स्पेसिफिक अलग वर्ड है जो है ऑस्मोसिस। यहाँ पर भी सेम जैसे सिंपल डिफ्यूजन में हमने किया था, हम सेम करेंगे कि जो लिपिड मोलेक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बहुत माइनर स्पेस होती है और उस माइनर स्पेस से ही वाटर मोलेक्यूल सीधे निकल जाते हैं। तो अगेन वाटर मोलेक्यूल्स भी लिपिड की स्पेस से निकल सकते हैं क्योंकि वो भी न्यूट्रल होते हैं, वो ना पॉजिटिवली चार्ज है ना नेगेटिवली चार्ज है। वाटर में डाइल्यूटेड जो मोलेक्यूल्स है वो सिंपल डिफ्यूजन नहीं कर सकते, पर वाटर खुद कर सकता है। तो ये है ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, जिसका मतलब ये हुआ ऑस्मोसिस और कुछ नहीं है, वाटर मोलेक्यूल्स का सिंपल डिफ्यूजन है जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद एक और टाइप होता है जिसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पर वो आपको यहाँ बुक ने समझाया नहीं है, इसलिए मैंने फिगर में दिखाया है। कुछ ऐसे मोलेक्यूल्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज है, या फिर जो वाटर सॉल्यूबल है। तो जो वाटर सॉल्यूबल एलिमेंट्स होते हैं, जो मोलेक्यूल्स वाटर में डाइल्यूट होते हैं, जैसे कि NaCl है, तो वाटर सॉल्यूबल एलिमेंट्स या फिर रिलेटिवली जो थोड़े से बिगर होते हैं, ऐसे मटेरियल यहाँ दिखाए हैं। ये भी हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाते हैं, लोअर की तरफ ही जाते हैं। रूल तो वही रहेगा, पर वो मूवमेंट करने के लिए किस चीज़ को यूज़ करते हैं, प्रोटीन को। वो लिपिड के बीच की स्पेस में से पास नहीं होते। तो देखिए यहाँ पर आपको इमेज में बहुत क्लियर दिखाया है कि ये मोलेक्यूल जा तो रहे हैं हायर टू लोअर, पर कहाँ से, इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है ऐसे प्रोटीन्स को, इन्होंने प्रोटीन चैनल्स को यूज़ किया है जो हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखा था। इसी वजह से इसका नाम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, क्योंकि इनको फैसिलिटी मिली है प्रोटीन की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मोलेक्यूल्स हायर टू लोअर जाता है, पर किसके बीच में से, प्रोटीन को यूज़ करके। सिंपल डिफ्यूजन के अंदर मोलेक्यूल्स हायर टू लोअर जाते, पर कहाँ से, जो स्पेस प्रेजेंट है बिटवीन दी टू एडजेसेंट लिपिड मोलेक्यूल, वहां से। बस रास्तों का डिफरेंस है, बाकी पाथ तो यही कहता है कि ये हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ही जाएंगे और एटीपी यूज नहीं करेंगे। इसीलिए इनको हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा है। डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट के ही टाइप्स है। और अब लास्ट ट्रांसपोर्टेशन बच गया है जिसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड इसलिए आपको समझाया क्योंकि बुक में उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। ट्रांसपोर्टेशन में अब हमारा लास्ट टाइप है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि पोलर मोलेक्यूल्स जो होते हैं वो इजीली पास नहीं हो सकते, क्योंकि लिपिड का जो लेयर है वो पोलर मोलेक्यूल्स को इजीली पास नहीं होने देता, वो मोलेक्यूल्स यहाँ से नहीं निकल सकते। तो ऐसे मोलेक्यूल्स जो लिपिड के बाई लेयर में से पास नहीं हो सकते हैं या रिलेटिवली जो साइज में बड़े हैं, उन मोलेक्यूल्स को ले जाने के लिए हमें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये प्रोटीन जो है, जैसे यहाँ पर आपको ये प्रोटीन दिखा है, ये प्रोटीन एक तरीके से एंट्री एग्जिट गेट की तरह काम करता है। ये प्रोटीन जो थोड़े रिलेटिवली बिग मोलेक्यूल्स होते हैं या पोलर मोलेक्यूल्स होते हैं, मतलब
की जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज मोलेक्यूल्स है, जो वाटर में सॉल्यूबल मोलेक्यूल्स है, वो मैंने आपको आगे बताया उस हिसाब से पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज मोलेक्यूल्स और वाटर सॉल्यूबल मोलेक्यूल्स या तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन करेंगे या फिर दूसरा रास्ता उनके पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, वो सिचुएशन बेस्ड है। जैसे कि Na प्लस और Cl माइनस। Na और Cl कुछ किस्सों में, कुछ कंडीशन में फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, पर कुछ सिचुएशन में वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट दोनों के अंदर हमें ज़रूरत तो पड़ती है किसकी? कैरियर प्रोटीन की, जो कैरी कर सके। ये यहाँ पर जो फिगर में दिखाया है वो कैरियर प्रोटीन है। कैरियर प्रोटीन की हमें कुछ इस तरीके से रिक्वायरमेंट रहती है। ये रिक्वायरमेंट है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना है तो कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होगी। पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से कैसे अलग होता है, चलिए उसको समझते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन में ही समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से अलग है। यहाँ पर कुछ आयंस और मोलेक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं पर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मोलेक्यूल्स हायर टू लोअर जाते थे, यहाँ इनका पाथ चेंज हो गया, ये लोअर टू हायर जाएंगे। बस ये मेन डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव के बीच का। क्योंकि मोलेक्यूल्स देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 मोलेक्यूल्स है, जबकि यहाँ देखिए टोटल 4 मोलेक्यूल्स है, और ये फिर भी 2 से 4 की तरफ आ रहे, लोअर टू हायर आ रहे। तो कोई भी मटेरियल जब लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाता है तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत ही पड़ती है, आपको एनर्जी देनी ही पड़ती है। इसी वजह से यहाँ पर एटीपी का यूज़ करना पड़ा, क्योंकि वो लोअर टू हायर आ रहे। इस वजह से यहाँ पर हमने एटीपी का यूज़ किया, और एटीपी का यूज़ हुआ है, इसी वजह से इसका नाम एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मेन 2 पॉइंट्स है, एक तो वो एटीपी यूज़ करता है, दूसरा वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन आता है जिसे हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रिवर्स वर्जन भी कहते हैं। तो ये जो चीज़ है वो किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इस तरीके ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये वाले टाइप का, उसे फैसिलिटेटेड वन से कैसे अलग कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। और जैसे मैं आगे बता चुका हूँ कि एग्जाम्पल में आएगा सोडियम पोटेशियम पंप। ये जो प्रोटीन होता है फिर उसे पंप कहा जाता है, क्योंकि ये पंप की तरह, जैसे पंप पुश करता है और फेंकता है वाटर को, वाटर पंप होता है वो, इस तरीके से ये जो प्रोटीन है वो जिसको भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अगर सोडियम ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो सोडियम को पुश करके एकदम फेंकेगा, क्योंकि एटीपी यूज कर रहा है, उसके पास एनर्जी है, तो वो एकदम पुश पावर से सोडियम को क्या करेगा, धक्का मारेगा और अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ उसे सेंड करेगा। ठीक पोटेशियम को सेंड करने वाले ऐसे प्रोटीन को पोटेशियम पंप कहेंगे। सेल के मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम को ले जाने के लिए, पोटेशियम को ले जाने के लिए, क्लोराइड, कैल्शियम, इन सब को मूव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स, या तो उसे पंप कह सकते, वो होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मिनरल्स एक ही पंप से अंदर बाहर हो सकते हैं। सोडियम को ले जाने के लिए स्पेशल पंप है जो सिर्फ सोडियम को ही ले जाएगा। कैल्शियम के मूवमेंट के लिए स्पेशल अलग से ही पंप है जो सिर्फ कैल्शियम को ही ले जाएगा। तो ये है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर हमने सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया, स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, और इसी के साथ हमारा सेल मेम्ब्रेन टॉपिक है वो यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।